हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बाबिले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने संविधान के भाग 1 यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं क्षेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमारे संविधान का भाग 1 है और इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके आर्टिकल्स पर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो अगर ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है तो ये किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैं कहूंगा कि कौन से आर्टिकल से आता है ये, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की इसकी कहानी है सर, और उतना ही हम यहां पर पढ़ने भी वाले हैं, उतना ही हम समझने भी वाले हैं। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्ट 1 को आपको समझना होगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि यहां पर संघ और क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। क्या बात कर रहा है कि संघ के बारे में बात कर रहा है और क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। ये दो चीजें। संघ क्या हो सकता है? संघ एक नाम हो सकता है, एक प्रोसीजर हो सकता है, और संघ का अपना एक क्षेत्र हो सकता है। तो ये संघ और क्षेत्र किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? तो ये संघ और क्षेत्र जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, किसी देश के या किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये कंट्री कौन सी है जिस कंट्री के बारे में ऐसी बात की जा रही है? तो आप संविधान कहां का पढ़ रहे हैं? तो आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आप पाते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में इन्होंने और क्या कहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंडिया को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट। हम डिटेल चर्चा भी करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट यहां पर इंडिया को कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया? तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब तो हो गया कि एक तो राज्यों का नाम क्या होगा, एक तो ये हो गई कि भाई हम क्या कहेंगे, यहां पर दो चीजें निकलकर हमारे सामने आएंगी कि नाम क्या होगा, संघ का नाम क्या होगा या देश का नाम क्या होगा। संघ का नाम क्या है यहां पर, और दूसरा क्या आएगा, राज पद्धति क्या है, सिस्टम क्या है, राज पद्धति क्या है कि आप किस तरीके से शासन करते हैं, मेथड ऑफ गवर्नेंस क्या है, उसके बारे में बात की जाएगी। ये दो बातें आपको खास तौर से यहां पर जाननी होंगी। संघ का नाम क्या है और यूनियन ऑफ स्टेट हमको कहा जा रहा है। तो यूनियन ऑफ स्टेट किसको कहा जा रहा है? तो आप देखेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट किसको कह रहे हैं? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जा रहा है। किसको कह रहे हैं? अगर ये वाली बात मैं करूं तो ये किसके रिस्पेक्ट में की जा रही है? इंडिया के बारे में की जा रही है। क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, ये भी हम यहां पर बातें करने वाले हैं और इनको हमको सबको समझने वाले हैं। तो जब पार्ट 1 आता है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक की हम चर्चा करते हैं कि 1 से लेकर 4 तक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसको हम समझेंगे। तो आप देखें यहां पर कि सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या है। मतलब नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बात कर रहा है कि क्या नाम होगा और जो टेरिटरी है यूनियन की वो क्या होगी, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो आप समझिए कि नाम जो हमने यहां पर बात करी कि यहां पर नेम, संघ का नाम क्या हो सकता है, तो संघ का नाम मतलब देश का नाम, तो इंडिया यहां पर बोला गया है। तो हमारे दो नाम है, इसको क्या कहते हैं? इंडिया, दैट इज भारत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडिया, दैट इज भारत भी कहलाता है। क्या कहलाएगा? इंडिया, दैट इज भारत। हमें ये दो नाम दिए गए हैं और हमको कहा क्या जा रहा है? हमको कह रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कह रहे हैं? याद रखेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट कह रहे हैं। ये यूनियन ऑफ स्टेट कहला रहा है ना। तो अब ये यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहला रहा है? क्योंकि हम कई सारे राज्यों को मिलाकर हमारे देश को तैयार किया गया है, हमारे देश को बनाया गया है, तो इसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। मतलब अगर ये यूनियन ऑफ स्टेट को आप देखना चाहें तो कैसा कह सकते हैं? तो इस यूनियन ऑफ स्टेट को आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अविभाजित राज्यों का, विभाजित राज्यों का, क्या कह सकते हैं? विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। अनडिवाइडेड यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट। क्या कहेंगे? अनडिवाइडेड यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट, ये आप यहां पर नाम दे सकते हैं। अब नाम के इतिहास में मैं जाऊं तो कई सारे नाम भारत के आते हैं, कई सारे नामों का जिक्र आपको यहां पर देखने को मिलता है। कई सारे नामों से, जैसे कि मतलब अगर आप देखें, अगर नेम ऑफ दी कंट्री पर अगर बात करें या हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो भारत के कई सारे नाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहां पर एक डब्बा ले लेता हूं, उस डब्बे में भारत के नामों के बारे में यहां पर मैं जिक्र कर दूंगा, बता दूंगा। ये क्या हो जाएगा? यहां पर मैं भारत के नाम के बारे में बता रहा हूं। नेम ऑफ द इंडिया क्या क्या थे पहले, है ना, नेम ऑफ द इंडिया क्या क्या थे, उनके बारे में यहां पर अपन जिक्र कर रहे हैं या उनके नामों को यहां पर लिख रहे हैं। सबसे पहले नाम की अगर बात करूं तो भारत को आप देखते होंगे कि हमको क्या कहा गया है? जंबो द्वीप कहा गया है।
फिर सेकेंड नाम आप देखेंगे, भारत को भारतवर्ष कहा गया है। इसके बाद फिर आप देखेंगे भारत को हिंदुस्तान कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है। फिर हम क्या कहलाए हैं, हमको भारत कहा गया है, हमको इंडिया कहा गया है ना, हमको इंडिया कहा गया है। और एक और इंपॉर्टेंट नाम हमारा छूट रहा है जिसको क्या कहते हैं हम, आर्याव्रत। क्या कहते हैं, आर्याव्रत, है ना। ये नाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ये नेम ऑफ द इंडिया हुआ करते थे, भारत के नाम हुआ करते थे। जम्बूद्वीप, अगर आप देखें जब इवोल्यूशन ऑफ प्लेट्स के बारे में आप बात करते हैं या कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पर भारत एक द्वीप जैसा था, ये शायद उस टाइम का नाम रहा होगा जब हम जम्बूद्वीप कह रहे हैं। इसके बाद आर्य यहां पर आ गए, आर्य यहां पर आ गए तो उनके आने के कारण ये जगह क्या कहलाने लगी, आर्याव्रत। आर्यों से आर्या और व्रत मतलब सर्किल, उनका क्षेत्र, तो ये आर्याव्रत हो गई। फिर इसको दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसको क्या कहा गया, भारतवर्ष भी कहा गया। मुस्लिम प्रवेश जब हुआ भारत में तो इसको हिंदुस्तान कहा गया। सिंधु नदी का अपभ्रंश हुआ, सिंधु को उन्होंने इंदु बोला, और इंदु का और अपभ्रंश हुआ तो इंदु को उन्होंने हिंदू बोला, और नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। और उसमें स्थान अगर आप देखेंगे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, स्थान मतलब जगह का मतलब होता है, तो हिंदुओं के रहने की जगह को उन्होंने क्या कह दिया, ये हिंदुस्तान कहला गया। फिर एक नाम जो कि चलन में आया, ये भारतवर्ष से क्या हो गया, इसको भारत कहने लगे, वही बात हो गई। और फिर एक वर्ड हमको मिला इंडिया। तो हमने संविधान में ये दो नाम पकड़े हुए हैं, कौन कौन से, भारत और इंडिया, ये दो वाले नाम पकड़े हुए हैं कि हमारे देश का भारत नाम है और इंडिया नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का ट्रांसलेशन जो है वो भारत है, हिंदी ट्रांसलेशन भारत नहीं है। जैसे किसी का घर में नाम चीकू होगा, विराट कोहली को ले लो आप, विराट कोहली को घर में चीकू कहते हैं और उसका उनका एक्चुअल नाम क्या है, विराट है। तो विराट का ये नहीं है कि भाई विराट एक नाम है और उसका मतलब क्या होता है चीकू, ऐसा नहीं है। मतलब चीकू और विराट एक ही व्यक्ति को बताते हैं, जो कि कोई एक व्यक्ति है जो भारतीय टीम में एक खिलाड़ी है। तो ऐसे क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे दो नाम हो गए या आपके दो नाम होगा कि आप घर में पिंकू कहलाते हैं और बाहर अमन कहलाते हैं। तो पिंकू और अमन एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं जो एक ही बॉडी को शो करते हैं, एक ही बॉडी को बताते हैं। ऐसे ही भारत और इंडिया जो है वो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया को बताते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया का हिंदी ट्रांसलेशन भारत होता है और भारत का अंग्रेजी ट्रांसलेशन इंडिया होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर कि इसको हमने पार्ट 1 बोला, इसके नाम हमने क्या क्या दे दिए, ये नाम हमने यहां पर दिए। अब जब पहले आर्टिकल में बात कर रहे हैं तो हमने यहां पर देखा और इस वाली बात को हमने यहां पर क्लियर कर लिया कि संघ का नाम क्या होगा। तो हमने देख लिया कि संघ का नाम क्या है। संघ का नाम हमें समझ में आ गया कि हमने देखा कि संघ का नाम यहां पर भारत बोला गया है, भारत के नाम से जाना गया। अब बात करनी है किसकी, राज्य क्षेत्र के बारे में। अब देखो बात करना है राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ जो है हमने क्या कहा है, भारत को क्या कहा है, अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो इसको क्या कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। मतलब इसमें कई सारे राज्य होंगे, उनकी एक बाउंड्री, सब राज्यों को मिलाकर एक देश का नाम दिया गया है जिसको क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। मतलब यहां पर भी अगर मैं लिख दूं तो क्या कह दिया, राज्यों का संघ कह दिया। क्या कह दिया, राज्यों का संघ कह दिया, यूनियन ऑफ स्टेट इसको बना दिया गया। अब राज्य क्षेत्र क्या हो जाएंगे, तो राज्य क्षेत्र आप जानते हैं कि हर एक राज्य जो है वो इनका क्या हो जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, ये सभी राज्य हो जाएंगे और इनको मिलाकर क्या बनेगा, संघ बनेगा। तो संघ के नाम पर चर्चा हो गई, राज्य क्षेत्र पर चर्चा होगी, डिटेल चर्चा भी होगी। राज्यों के हिसाब से चर्चा हम करेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट करने वाले होंगे तो हम हर एक राज्य पर चर्चा करेंगे, कौन राज्य कब बना, कैसा बना, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे राज्यों की, अगर मैं बात करूं यहां पर कि वर्तमान में राज्य कितने हैं, तो यहां पर अगर आप राज्य देखेंगे तो आप पाएंगे कि राज्यों की क्या क्या कॉन्सेप्ट आप यहां पर देख पाते हैं। तो आप देखेंगे कि राज्य जो है, अगर मैं राज्य की बात करूं तो आप पाएंगे यहां पर 28 स्टेट हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो तो कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 देखने को आपको मिलेंगे। तो अभी इन पर चर्चा होगी, 28 है, 8 है, क्या ये ऐसे ही थे, या जब भारत आजाद हुआ था तो राज्य कितने थे, या राज्य नहीं थे तो राज्य कैसे बने, इन सब पर चर्चाएं हम करेंगे, तो इनको हम समझेंगे। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, पहले की कहानी तो हमने जान ली। 2 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, जब आप बन जाएंगे तभी तो प्रवेश होगा। किसी में प्रवेश कराना पड़ेगा तो पहले आपको बनना पड़ेगा। मतलब अभी हमें बात किसकी करनी है, भारत के एकीकरण की बात करनी है कि भारत को कैसे तैयार किया गया है, इंटीग्रेशन कैसे हुआ इंडिया का, या यहां पर जो रियासतें थी उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, उसके ऊपर हमें बात करनी है। और तीसरा है कि आप
जो नए पुराने राज्य हैं उनके जो नाम है, उनकी बाउंड्री है, उनके एरिया है, उनको कैसे आप चेंज करते हैं, इनके बारे में हमें देखना है। चौथा, लॉ के बारे में बात करता है, सारे आर्टिकल्स पर हम देख लें क्या है। और ये बात तो हमने करी है कि विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। ये तो आर्टिकल्स है, हर एक आर्टिकल्स को अपन को पकड़ के चलना है, क्या मेथड है राज्य बनाने की। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, देसी जो रियासतें हैं इनका, है ना, देसी जो रियासतें हैं इनका एकीकरण कैसे किया गया है। क्योंकि अगर मैं कहानी पर जाऊं तो कहानी में देखूंगा कि अगर मैं इंडिया को देखता हूं तो आप पाएंगे कि इंडिया जो है, हमें जो आजादी मिली वो 1947 में मिलती है। अगर मैं डेट भी लिख दूं तो आप 15 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त मानता है, हम 15 अगस्त मानते हैं, चूंकि हमें रात को मिली थी 14 अगस्त की। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो आप कहेंगे कि सर जब ये आजाद हो रहा था तो इस टाइम पर इसकी स्थिति क्या थी, यहां पर कितने, है ना, कितने स्टेट क्या थे, है ना, स्टेट कितने थे और यूनियन टेरिटरी जो है वो कितने थे, ये आपसे यहां पर बिल्कुल पूछा जाएगा क्या था। अगर नहीं थे तो क्या मॉडल वहां पर उस टाइम पर लगाया गया था, ये आपको यहां पर बताना होगा। अब यहां पर अगर जो बात करें तो हम कहेंगे कि यहां पर आपको स्टेट तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप क्या देख पाएंगे, यहां पर आपको देसी रियासतें बड़ी देखने को मिलेंगी, जिनको आप प्रिंसली स्टेट कहते हैं। प्रिंसली स्टेट्स को आप यहां पर काफी मात्रा में देख पाएंगे कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट आप देखेंगे। तो आपको अब ये सवाल है, क्या सर ये प्रिंसली स्टेट हैं, ये इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके एक यूनियन बनाना पड़ेगा, या ये यूनियन बनाया गया था तो कैसे तैयार किया गया था, इन पर बात करेंगे। तो ये यूनियन क्या बना था, तो इस यूनियन को कहते हैं इंडिया, और इसी को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं यूनियन, और यही कहलाता है यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है। तो अब ये कैसे बना, तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन में हम जब भारत को विलय कर रहे थे इनिशियल लेवल पर, आज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाद तो कई सारी और रियासतें भी मिल गई। जब शुरुआत में था तो शुरुआत में आप देखेंगे हमारे पास करीब 552 जो 552 जो हम बात कर रहे हैं यहां पर 552 प्रिंसली स्टेट थे और 9 स्टेट थे। इन दोनों को कंबाइन किया गया था, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया गया था, इन दोनों को जोड़कर, है ना, इन दोनों को जोड़कर अगर मैं कहूं, इन दोनों को जोड़कर क्या तैयार कर दिया गया था, यूनियन ऑफ स्टेट तैयार कर दिया गया था। क्या किया गया था, और जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप इंडिया के नाम से जानते हैं, ये यूनियन ऑफ स्टेट कुछ इस तरीके से यहां पर तैयार कर दिया गया था। क्लियर बात यहां तक की। अब इसमें आप बोलेंगे सर ये 3 नाम भी आपने लिख के रखे हैं, ये 3 नाम में एक में आप जूनागढ़ लिख रहे हैं, एक में आप जम्मू एंड कश्मीर लिख रहे हैं, और एक को आप हैदराबाद के नाम से पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इन 3 की कहानी क्या है, इन 3 की कहानी हम समझने वाले हैं कि 3 क्या थे। ये 3 वो स्टेट हैं जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया था, जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। ये कौन से स्टेट हैं, भारत में सीधे तौर पर, मतलब इन्हें कठिनाई के साथ भारत में मिलाया है। कैसे, कठिनाई के साथ भारत में मिलाया, कठिनाई के साथ भारत में मिलाया। हम बात करेंगे कैसे जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, यहां पर क्या समस्या हो गई, कैसी कठिनाई थी, किस कठिनाई के साथ इनको भारत में मिलाया गया, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, या हम उसको जानने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि जो यहां पर ये बात की गई है कि ये 9 स्टेट जो है वो 9 स्टेट कहां के हैं, ये पूरे 9 के 9 जो स्टेट हैं वो क्या है, ब्रिटिश इंडिया के स्टेट थे। ब्रिटिश टाइम पर ये स्टेट हुआ करते थे, है ना, ब्रिटिश इंडिया में ये स्टेट हुआ करते थे। और ये स्टेट क्या थे, तो इस स्टेट का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया गया था। अगर आप देखेंगे इन्हें कुछ इस तरीके से मूल संविधान में पहले बांटा गया था। तो इनको कितने तरीके से बांटा गया, तो इनके 4 तरीके हैं। एक पार्ट ए वाला तरीका हो गया, एक पार्ट बी वाला तरीका हो गया, एक पार्ट सी हो गया और एक पार्ट डी हो गया। ये 4 तरीके से नए स्टेट को बांटा हुआ था। मतलब जो पार्ट ए है जो गवर्नर के कंट्रोल में हुआ करते थे, है ना, जो गवर्नर के कंट्रोल में थे, गवर्नर की कंट्रोल में थे, वो वाले स्टेट यहां पर डाल दिए गए। फिर यहां पर आप देखें जो ब्रिटिश में स्टेट हुआ करते थे उनको यहां पर डाल दिया गया। यहां पर कुछ बड़े राज्य डाल दिए गए, यहां पर कुछ अंडमान निकोबार जैसी चीजें। मतलब भारत में जितनी भी चीजें थी, जितने भी स्टेट थे, उनको इनने 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। और अगर इस प्रोविजन को आप देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आपको मिलता है, तो भारतीय संविधान के
भाग 7 में इसका उल्लेख है। मतलब जब हम भारत बने थे, आजाद हुए थे, तो उस टाइम पर भारत की भौगोलिक भूमि को इन 4 पार्ट में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन 4 पार्ट में इसको बांटा गया था। मतलब यहां पर आपको जैसे राज्य मध्य प्रदेश है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे आज यहां पर आप राज्य देख पा रहे, इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। आपका क्या था कि आपका राज्य है, साथ ही साथ भारत के किस भाग में आता है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में। यह व्यवस्था आपको यहां पर देखने को मिल रही थी। यह व्यवस्था आपको देखने को मिल रही थी। तो फिर क्या बात आई? तो फिर बात आई कि भाई आपको स्टेट का एकीकरण करना पड़ेगा, राज्यों का आपको यहां पर विलय करना पड़ेगा, उनको आपको यहां पर मिलाकर लाना पड़ेगा। तो अब विलय कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमें यहां पर चर्चा करनी थी कि अगर हम देखें यहां पर तो कैसे यहां पर इनका विलय किया जाए, इसके बारे में हमें यहां पर क्या करनी थी, चर्चा करनी थी। एक मिनट, जस्ट मिनट, है ना। क्या करनी थी, हमें इसकी चर्चा करनी थी कि कैसे यहां पर क्या किया जाए, इनको हम क्या करें, यहां पर हम शामिल करें। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि इनको हम कैसे शामिल करेंगे, जबकि हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जो हैं, इनको कठिनाई से शामिल करना था। तो अब पिक्चर यहां पर चालू होती है, यहां पर पूरी सीन आपको समझना पड़ेगा। सीन क्या होगा कि इंडिया को आपको क्या करना था, इंडिया को आपको यहां पर बनाना था, मतलब इसका आपको भौगोलिक क्षेत्र तय करना था। क्या करना था आपको, यहां का भौगोलिक क्षेत्र तय करना था कि यहां का भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा, वो आपको बताना है ना। भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा, ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा, वो आपको यहां पर तय करना था। मतलब नाम पहले आ गया और भौगोलिक एरिया बाद में आ गया। अब भौगोलिक एरिया की अगर बात करें तो ये किस में बटा हुआ था, अंग्रेजों के कुछ स्टेट थे, अंग्रेजों के राज्य थे और देसी राज्य, इनमें ही बटा हुआ था। और देसी राज्य जिनको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, उनमें ही ये पूरा भारत आपको बटा हुआ देखने को मिल रहा था। हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या थी, अगर आप देखते हैं तो ये जो अंग्रेजों के जो राज्य हैं, जब अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया तो ये सीधे तौर पर तो चले गए कहां पर, इंडिया के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये राज्य जो है, इनकी संख्या आपको बड़ी कम देखने को मिलती है, केवल 9 ही राज्य हुआ करते थे उस टाइम पर। तो ये तो सीधे तौर पर भारत में आ जाते हैं। समस्याएं पैदा कहां होना स्टार्ट होती हैं, तो समस्याएं पैदा होना स्टार्ट होती हैं देसी राज्यों के अंदर। अब देसी राज्यों को आपको मिलाना था और उस टाइम पर कितने राज्यों को मिलाया गया, 552 राज्यों को मिलाया गया, जिसमें से 549 राज्य जो हैं वो आसानी से मिल गए। मतलब ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, ज्यादा कठिनाई यहां पर नहीं हुई और इनको आसानी से मिला लिया गया। लेकिन ये 3 राज्यों के बारे में, जिनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, इनके साथ तो कठिनाई काफी हमको देखने को मिली। और इनमें पहला आप देखेंगे कि हैदराबाद आपको मिलेगा, फिर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिलेगा और जूनागढ़ आपको देखने को मिलेगा। इन 3 राज्यों के बारे में बात करनी है। इनको बारी बारी से मिलाया गया, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 552 मिला लेते हैं। अब जब इनको मिलाने की बात आई तो पिक्चर में कौन आ जाएगा, तो पिक्चर में आ जाएंगे होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। पिक्चर में कौन आ जाएंगे, पिक्चर में आ जाएंगे होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर कौन थे, तो यहां पर पिक्चर में 2 हीरो आ जाएंगे। हमारे हीरो कौन कौन रहेंगे, तो ये 2 हीरो हमारे आ जाएंगे। तो एक हीरो रहेंगे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके सहयोगी एक और हीरो रहेंगे कौन, बीपी मेनन साहब। इन दोनों लोगों की दम पर ही या इन दोनों लोगों की मदद से ही क्या हो पाया है, भारत का एकीकरण हो पाया है। इन दोनों लोगों की हेल्प के कारण ही क्या हो पाया है, भारत का एकीकरण हो पाया है। इसी कारण से ये किसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे, तो ये दोनों लोग जिम्मेदार हो जाएंगे भारत के एकीकरण को लेकर, कि भारत का कैसे एकीकरण किया जाए। इनने क्या किया है, भारत का एकीकरण किया है। मतलब ये रियासतें तो पहले तैयार नहीं हो रही थी, तो इनको सबको मिला दिया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनकी कहानी देखेंगे, इनको भी भारत में मिला दिया। तो एकीकरण के कारण जो वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको कई सारे नाम यहां पर दिए गए है ना। पटेल साहब के नामों का अगर मैं जिक्र करूं तो उनको क्या कहा गया है, लौह पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है, लौह पुरुष कहा गया है। भारत का बिस्मार्क कहा गया है। क्या कहा गया, ये 2 नाम वल्लभ भाई पटेल को यहां पर दिए गए। चूंकि यही गृह मंत्री हुआ करते थे, इस कारण से इनको ये नाम दिए। इनके सहायक थे बीपी मेनन साहब। अब
क्या था कि बीपी मेनन साहब जो थे वो पहले ही अंग्रेजों के यहाँ काम कर चुके थे, तो उनको लगभग सारी रियासतों की जानकारी थी। तो वल्लभ भाई पटेल ने इनको क्या किया था, अपना सेक्रेटरी बनाया था। ये सचिव हुआ करते थे उनके, और इन दोनों ने मिलकर पूरा खेल खेला और ये 552 रियासतों को भारत में मिला दिया। इन 3 रियासतों की हम बात कर लेते हैं कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ये जो रियासतें हैं इनकी कहानी क्या है, और एक एक करके हम इनकी कहानियों पर चर्चा कर लेते हैं कि ये कहानी कहना क्या चाह रही है, कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, ये कहना क्या चाह रही है। एक एक करके इनकी कहानी की अपन चर्चा यहां पर कर लेते हैं, उनको यहां पर अपन समझ लेते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं कि करके सबसे पहले पकड़ लेते हैं हम, अब किसको सबसे पहले पकड़ लेते हैं, जूनागढ़ को। जूनागढ़ को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। जूनागढ़ को अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात में जो काठियावाड़ वाला इलाका है वहां पर था। तो अब जूनागढ़ जो स्टेट है या इसके जो राज्य है, यहां पर 2 चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी। राज्य का एक होता है शासक और दूसरी होती है जनता, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि शासक और जनता, ये आपको देखना होगा। शासक और क्या, जनता के बारे में आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि शासक कौन है और जनता कौन है। तो शासक जो है वो मुस्लिम वर्ग से हुआ करते थे। किससे? मुस्लिम वर्ग से हुआ करते थे। और जनता जो है वो अधिकांश क्या थी यहां पर, जनता आपको अधिकांश हिंदू देखने को मिलेगी। अधिकांश जनता यहां पर क्या थी, हिंदू हुआ करती थी। अब आपको मैंने एक होमवर्क दे दिया है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मुस्लिम वर्ग का जो शासक है इसका नाम आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इनका जो नाम है, नाम इनका जो नेम है उसको आप कमेंट करेंगे, क्या है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं साथ में। तो मुस्लिम वर्ग शासक जो होगा वो मुस्लिम वर्ग से होगा, और जनता जो हो गई वो अधिकांश जनता हिंदू हो जाती है। और जूनागढ़ के जो नवाब हैं, इन नवाब ने, चूंकि यहां पर मुस्लिम रियासत है तो यहां पर राजा को क्या कहलाता है, नवाब, या फिर आप देखेंगे निजाम, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं। तो नवाब ने तय किया, क्योंकि हर एक रियासत के पास, नवाब के पास 3 ऑप्शन थे। इनके पास 3 ऑप्शन कौन कौन से थे? एक ऑप्शन था कि ये तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं, दूसरा ऑप्शन था कि पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएं, है ना, और तीसरा ऑप्शन था कि इंडिपेंडेंट रहे। तीसरा ऑप्शन क्या था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दें, या हम मैं कहूं कि स्वतंत्र राज्य बना लें। ये 3 ऑप्शन इनके पास हुआ करते थे, कि 3 ऑप्शन इनके पास हैं। तीनों पर विचार किया इनने, और इनके द्वारा जो निर्णय लिया गया, नवाब ने निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इनने क्या लिया, इसको यस बोल दिया कि हम आपके साथ यहां पर चलेंगे। अब आप उस समय की स्थिति को सोचिए कि जहां पर शासक मुस्लिम है और जनता अधिकांश हिंदू है, और भारत का जो बंटवारा हुआ है वो भी धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। तो ये स्थिति ऐसी बनी कि अब समस्या आ गई, तो क्या किया जाए। भारत सरकार भी थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में आने को थी, तो इनको क्या बोला गया, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनने क्या कहा, या हमारा जो पूरा ये मामला जो देख रहे थे, पूरा मामला किनके द्वारा देखा जा रहा था, वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा देखा जा रहा था। तो उनको पता था कि यहां पर अगर हम रेफरेंडम यानी कि जनमत करवाएंगे तो जनमत में अधिकांश हिंदू हैं, तो हिंदुओं के पक्ष में वोट आएगा। तो जूनागढ़ में क्या करवाया गया, तो जूनागढ़ में आप कहेंगे कि जूनागढ़ में यहां पर एक जनमत का आयोजन करवाया गया। क्या करवाएगा, एक जनमत करवाई गई। क्या करवाएगा, जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह में होना क्या था कि जनमत संग्रह में जनता को यह तय करना था, जनता को तय करना था कि कहां जाएं। जनता को तय करना था इंडिया और पाकिस्तान, जनता को तय करना था इंडिया और पाकिस्तान। तो जनता, आप स्वाभाविक तरीके से समझ ही चुके होंगे कि जनता ने क्या तय किया होगा। जनता ने तय किया कि हम भारत के साथ जाएंगे, भारत को उन्होंने हाँ कहा। और ये कैसे बन गया, तो जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलने वाला एकमात्र रियासत थी, ना, एकमात्र रियासत थी जो जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिली थी। ये बात क्लियर। तो जूनागढ़ की कहानी क्लियर हो गई कि जूनागढ़ भारत में कैसे मिला, ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद जो अगले स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, वो अगला स्टेट होगा जिसको आप कहेंगे हैदराबाद के नाम से। क्या कहेंगे, इस स्टेट को आप कहेंगे हैदराबाद के नाम से, आप जानेंगे क्या कहलाएगा ये, हैदराबाद। हैदराबाद का स्टेट अगर आप देखें यहां पर, तो हैदराबाद को देखते हैं तो ये कहां पर है। अगर इसकी मैं आज की लोकेशन की बात करूं तो आप देखेंगे ये साउथ इंडिया में आपको मिलेगा, है ना। कहां पर मिलेगा, साउथ इंडिया में आप देख पाएंगे, या ये कहें कि हम डेक्कन में आप इसको देख पाएंगे। और ये किसका हिस्सा होगा, आप इस हैदराबाद रियासत को देख पाएंगे आजकल तेलंगाना के अंदर। कहां देख पाएंगे, तेलंगाना के अंदर।
तो इस हैदराबाद रियासत का सिनेरियो क्या था, यहां पर भी इस रियासत को अगर हम देखें तो इसके भी दो पार्ट हमें करने पड़ेंगे कि इसका रूलर कौन है ना, इसका रूलर कौन है, शासक कौन है, और अगर साथ ही साथ में बात करूं कि यहां पर जो जनता है उसका सिनारियो क्या है, उसमें किसका परसेंटेज सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो यहां पर शासक थे मीर उस्मान अली, है ना, कौन थे, यहां के निजाम हुआ करते थे मीर उस्मान अली। ये यहां पर क्या हुआ करते थे, यहाँ के निजाम हुआ करते थे, क्या थे, निजाम थे, निजाम शाही थी यहां पर, तो ये निजाम हुआ करते थे। और जनता अधिकांश आपको यहां पर मुस्लिम देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या समस्या आ गई यहां पर, तो अब जो हैदराबाद है इसने कुछ इंडिकेशन ऐसे दिए थे, इसके पास भी वही तीन ऑप्शन अगेन ओपन थे, तीन ऑप्शन अगेन ओपन थे कि या तो इंडिया के साथ रहे, या फिर ये पाकिस्तान के साथ रहे, या फिर ये स्वतंत्र रह जाए। यही तीन ऑप्शन इसके पास भी हुआ करते थे। तो पता चला कि ये पाकिस्तान से गाढ़ी दोस्ती रखता है, मतलब इसकी सिंपैथी जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा थी। तो हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं उनको डाउट हो गया कि भाई पाकिस्तान दो हो गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब एक आज का पाकिस्तान और एक बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान है। अगर ये हैदराबाद या तो पाकिस्तान में जाएगा या फिर ये स्वतंत्र रहेगा। इन दोनों स्थितियों में अगर स्वतंत्र रहेगा तो ये पाकिस्तान के साथ तालमेल बढ़ाएगा और फिर हम इसको कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो स्वतंत्र राज्य है। तो अब इसने क्या बोला, हैदराबाद ने बोला था कि हम जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसने इस चीज के लिए हाँ किया था। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं सरदार पटेल साहब तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। उनने काफी एंटरटेनमेंट इनके साथ किया, इनको काफी टहलाया वहलाया। हैदराबाद की जो रियासत है उसने काफी सारा सोना भी भारतीय संघ को दिया था, तो कि बाद में मतलब जब मदद की बात आई तो सोना भी काफी दिया था, और बाद में इनको लगा कि इन सब के कारण हो सकता है कि हमको कह दिया जाए कि स्वतंत्र है। पिक्चर भी आप चाहे तो देख लेंगे, सरदार पटेल पिक्चर आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि भाई ये तो बोले कि हम तो स्वतंत्र होना है, और पटेल साहब को लगा कि देश के भीतर देश तो नहीं चल पाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है ना। पटेल साहब ने इनके पास क्या बोला, पटेल साहब ने बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो विकल्प हैं। अब जैसे ही ये सुना कि यार दो विकल्प हैं यार, तो बोले बल्ले बल्ले हो गई, दो विकल्प दे दिए। बोले या तो ये कहेंगे कि भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ, या एक होगा कि भारत और स्वतंत्र हो जाओ। तो दो विकल्प है। पटेल साहब ने बोले देखो विकल्प ए और विकल्प बी। विकल्प ए कहता है कि आप अपनी मर्जी से भारत में मिल जाएं, आप अपनी मर्जी से भारत में मिल जाएं, मर्जी से भारत में आ जाएं। और विकल्प बी कहता है कि हमारी मर्जी से फिर आप भारत में मिल जाएं। समझ में आई बात, हमारी मर्जी से भारत में मिल जाए। मतलब ये दो विकल्प दिए यहां पर। तो विकल्प ये कह रहा है कि या तो आप खुद डिसाइड कर लो कि हमें भारत में मिलना है, ये आपकी मर्जी है, नहीं तो दूसरा विकल्प है कि हम आपको मिला के ही छोड़ेंगे। तो अब ये परेशान हो गए। मतलब पटेल साहब ने क्या कहा कि इसको हमें मिलाना है, इस स्टेट को भारत में कैसे भी हमें यहां पर मिलाना है। नवाब तैयार नहीं हुए। अब यहां पर जनता भी मुस्लिम, शासक भी मुस्लिम, थोड़ा सा हंगामा भी होना स्टार्ट हो गया, विद्रोह भी थोड़ा सा होना स्टार्ट हो गया, हिंसा भी थोड़ा सा भड़क गई। तो पटेल साहब ने क्या बोला कि एक ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन पोलो। इसको आप याद रखेंगे, आपसे पूछेंगे। और नेहरू जी ने पूछा कि यार क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, थोड़ी सी हिंसा हुई, पुलिस पहुंचाई है वहां पर। पहुंचाई क्या थी? आर्मी। तो यहां पर एक ऑपरेशन पोलो इनने यहां पर लॉन्च कर दिया, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको क्या कर लिया गया? इसको भारत में मिला लिया गया। क्या कर लिया गया? भारत में मिला लिया गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा, भारत में मिला लिया गया, आपसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी रियासत है जो पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाई गई? तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद है। हैदराबाद वो रियासत है जो पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाई गई, और जिसका अगर आप नाम देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? अगर इसका आप नाम देखेंगे उस ऑपरेशन का नाम, तो ऑपरेशन पोलो हो जाएगा। ये बात क्लियर? हैदराबाद वाली बात क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या? अब अगली एक रियासत, मतलब दो मिला ली हमने, 549 के 550 हो गई और 551 वाली हो गई। अब हम 552 वाली दूसरी रियासत के बारे में बात करने वाले हैं कि उसको हम कैसे यहां पर मिलाएंगे, उसको हम कैसे यहां पर लाने वाले हैं, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं ना। तो उसको हम कैसे मिलाएंगे? तो अब उसकी जैसे ही चर्चा यहां पर आएगी कि हम कैसे उसको मिला रहे हैं ना, कैसे उसको हम यहां पर मिला रहे हैं, जैसे उसकी चर्चा आएगी तो उसको हम देखते कैसे मिलाएंगे। देखो अब जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति आप देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के पास भी आपको दो विकल्प देखने को मिलेंगे, है ना। जम्मू एंड कश्मीर के पास भी आप क्या देख पाएंगे? दो विकल्प या तीन विकल्प आप देख पाएंगे, जम्मू और कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर के पास क्या देख पाएंगे?
अब ये जम्मू कश्मीर की आप जैसे ही भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो भारत के बिल्कुल नॉर्थ साइड में आप इसको पाते हैं। ये कहां है? टॉप ऑफ द नॉर्थ है, नॉर्थ में आप देखेंगे बिल्कुल टॉप पर। तो इसके सामने भी वही तीन विकल्प ओपन थे, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट। इंडिया, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट। अब यहां के जो राजा थे उन राजा का नाम था हरि सिंह। यहां का भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर क्या था? तो यहां पर जो रूलर हुआ करता था वो रूलर क्या था? हिंदू रूलर था। और उस हिंदू रूलर का नाम क्या था? तो उस हिंदू रूलर का नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। और यहां पर जो जनता है, यहां के जो लोग हैं वो कैसे हुआ करते थे? लोग जो हैं उनमें अधिकांश या मेजॉरिटी जो है वो किसकी थी? अधिकांश यहां पर आपको मुस्लिम देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मुस्लिम देखने को मिलेंगे। हरि सिंह ने निर्णय किया कि हम अपने स्टेट को क्या बनाएंगे? हम अपने स्टेट को स्वतंत्र बनाएंगे। ऐसा हरि सिंह के द्वारा यहां पर निर्णय किया जाता है कि हम फ्री की तरफ चलेंगे। ऐसा इनके द्वारा यहां पर सोचा गया कि बोले हम फ्री रहेंगे, ऐसा सोच लिया इन्होंने। और कॉन्सेप्ट क्या रखा कि स्वतंत्र बनाकर हम क्या करेंगे? जैसे आप देखते हैं स्विट्जरलैंड, है ना, जैसे आप देखते हैं स्विट्जरलैंड, देखते हैं स्विट्जरलैंड है, तो बोले इसके तर्ज पर हम, स्विट्जरलैंड के तर्ज पर हम क्या करेंगे? इसको धीरे धीरे बहुत टूरिज्म में इसको डेवलप कर लेंगे। ऐसा कुछ यहां पर हम कर लेंगे, ऐसा इन्होंने यहां पर दिमाग लगाया। अब जम्मू एंड कश्मीर, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है, ऐसे 3-4, और एक तरफ अफगानिस्तान की बाउंड्री भी टच हो रही है। तो अब जम्मू कश्मीर पर कबायली अटैक होता है, जम्मू कश्मीर पर कबायली अटैक होता है। और ये अटैक किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा। जुलाई में यहां पर अटैक हो जाता है। जुलाई में जैसे अटैक होता है 1948 के अंदर, है ना, तो यहां पर अटैक होता है। उस अटैक को क्या कहते हैं? कबायली अटैक कहते हैं। तो हरि सिंह परेशान हो जाते हैं कि यार बोले पाकिस्तान जैसे बड़े राज्य से जम्मू कश्मीर जैसा छोटा राज्य कैसे लड़ेगा? तो हरि सिंह ने फिर चिट्ठी लिखी किसको? तो चिट्ठी आई फिर से भारत के गृह मंत्री को कि आप हमारी मदद कीजिए। हेल्प मांगने के लिए कहां पर आ गए? हेल्प जो है, हेल्प के लिए भारत के पास चिट्ठी आ गई, इंडिया के पास चिट्ठी आ गई। और इंडिया के होम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा तो पड़ोसी पाकिस्तान भी, हम हेल्प आपकी किस शर्त पर करें? हाँ, आपकी हेल्प होने की एक कंडीशन हो सकती है कि आप जो है वो भारत में, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर देते हैं, तो हम आपको क्या करेंगे? आपकी मदद कर सकते हैं। तो बोले विलय कैसे करें? अगर यहां पर जनमत करवाते तो अधिकांश संख्या आप देख पा रहे हैं यहां पर मुस्लिम आप पाते। इनके जो प्रधानमंत्री रहे हैं शेख अब्दुल्ला, उनकी भी इच्छा थी कि ये भारत के साथ मर्ज हो। तो यहां पर क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो कि एक विलय पत्र हम आपको भिजवा रहे हैं, जो जैसा कि बाकी की 549 रियासतों में साइन करवाया गया। तो उन्होंने बोला कि इसमें विलय के लिए आप क्या करो? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। क्या कर दो? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। तो अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर इकलौता राज्य कैसा हो गया, तो आप पाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर इकलौता राज्य ऐसा हो गया कि जो विलय के माध्यम से, कैसे? जो विलय के माध्यम से क्या होता है? विलय पत्र के माध्यम से क्या होता है कि भारत में इसको मिलाया गया। तो कितनी रियासतें सीधी मिल जाती है? तो सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि अब 552 रियासतें हो गई। ये बात क्लियर हो गई। हमने एक एक करके रियासतों के बारे में बात कर ली कि 552 रियासतों में 549 सीधे तौर पर मिल गई, 9 स्टेट हमको मिल गए। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के बारे में हमने यहां पर बात कर ली कि इनको जूनागढ़ को मिला लिया, फिर हमने हैदराबाद को मिला लिया, फिर हमने जम्मू एंड कश्मीर को मिला लिया। इनके बारे में हमने सीधे तौर पर यहां पर बात कर ली कि इनका भारत में हम विलय कर दिए। अब विलय हो गया, भारत में इनको मिला लिया गया। अब बात आई कि भारत में राज्यों का निर्धारण कैसे करेंगे, ये हमें दिक्कत थी। क्योंकि अगर भारत में उस टाइम तक आप कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे तो उस टाइम तक हमने कॉन्सेप्ट देखा हुआ था भारतीय संविधान के भाग 7 के अंदर, है ना, भारतीय संविधान के भाग 7 के अंदर आप देख पा रहे थे कि हमने भारत के राज्यों को 4 पार्ट में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये हमने यहां पर बांट के चले हुए थे, कैसे हम यहां पर कुछ बांट रहे थे। तो अब इन पार्ट को हम कैसे, चूंकि हमारे सामने ये चुनौती थी कि हमें राज्य बनाना है, जो चुनौती हमारे सामने थी कि हमें राज्य बनाना है। तो अब राज्य कैसे बनाएं? राज्य बनाने के पीछे अब ऐसे तो कोई चीज बनेगी नहीं कि भाई मान लो कि हमने कल कह दिया कि बन जाए, कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन हमने कई सारे बनाए, यहां पर राज्य गठन आयोग कई सारे हमने बनाए यहां पर। तो आप देखेंगे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यहां पर एक एक करके 2-3 कमीशन है, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला कमीशन जो आया, जिसको आप क्या कहते हैं? पहला कमीशन जो आया जिसको आप कहेंगे एस के धर कमीशन। क्या कहलाएगा? एस के धर कमीशन कहलाएगा।
मतलब ये क्या क्या बनाया गया कि अब एक दुविधा थी कि भारत में राज्य किस आधार पर बनाए जाएं। भाई कोई चीज करनी है तो बेस तो होगा ना, आपको पढ़ना है तो कोई आधार होगा, सिलेक्शन चाहिए तभी तो पढ़ना है। अगर जानवर चराने हैं तो फिर आपका आधार नहीं है पढ़ाई का, फिर आपको डंडा लेके और ये तय करना पड़ेगा कि डंडा कैसे घुमाया जाए, जानवर की पूंछ कैसे पकड़ी जाए, उसको पानी के लिए कैसे चे करा जाए, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। मतलब आपको जो करना है उसका आधार आपको चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी करनी है, तो आधार तो कुछ ना कुछ होगा ना, बिना सिलेक्शन के तो पढ़ेंगे नहीं। या तो आपको पढ़ाना है, या आपको नॉलेज लेना है, या आपको सिलेक्शन, या तीन कारण होंगे। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कारण आपके लिए क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, कि पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, या आप ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ रहे हैं घर में बैठे बैठे, या आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। इन तीनों आधारों में से आपको तय करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट आधार आपके लिए कौन सा होगा। ऐसे ही भारतीय जो सरकार थी उसको तय करना था कि भारत राज्य हम कैसे बनाएंगे। अगर भारत में हम राज्य बना रहे हैं तो उनका आधार क्या होगा। हमारे सामने कई सारे आधार थे, तो उनमें से कौन सा आधार सबसे परफेक्ट आधार होगा, ये हमें सब कुछ वहां पर तय करना था। इनके बारे में हमें वहां पर बात करनी थी। तो ऐसा कमीशन बना जिसको हमने कहा एस के धर कमीशन, और ये लिंग्विस्टिक प्रोविजन के लिए बनाया गया। कैसा, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर ये बनाया गया। कब कब बना है, तो इसकी स्थापना जो होती है, इसको बनाया जाता है जून 1948 में। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है दिसंबर 1948 में, ठीक। और इसने क्या कहा था, इसकी द्वारा इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, इसने स्टेट व फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये क्या कह रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि भाषा की बजाय, अगर मैं यहां पर लिख दूं, ये क्या कह रहा है, भाषा की बजाय प्रशासन के आधार पर राज्य बनाए। भाषा की बजाय क्या कर रहे हैं, प्रशासन के आधार पर राज्य बनाए, प्रशासन के आधार पर राज्य बनाए। ये लगातार ऐसा कह रहा था कि प्रशासन के आधार पर आप राज्य बनाइए, इसके द्वारा यहां पर कहा जा रहा था। क्योंकि भारत में कई सारी भाषाएं हैं और भाषाओं का महत्व आप समझ सकते हैं कि अपने क्षेत्र में व्यक्ति सिर्फ अपनी भाषा बोलता है और उसी में बात करने में सहज भी होता है और वो कंफर्ट फील करता है और वो आपसे आपकी भाषा में बात करने को तैयार नहीं होता, भले उसको समझ में भी आ रही हो। अधिकांश स्थिति ऐसी उस टाइम पर हुआ करती थी। तो अगर आप उत्तर भारत में देख दें तो उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तो हिंदी है, लेकिन दक्षिण भारत में आपको कहीं पर कन्नड़, कहीं पर तेलुगु, कहीं पर तमिल, कहीं पर मलयालम, कहीं पर उड़िया, है ना, ये ऐसी भाषाएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो अब सब कोई चाहता था कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया के, मान लीजिए कोई तेलुगु बोलने वाला क्षेत्र है तो तेलुगु के आधार पर एक तेलुगु भाषी राज्य बना दो, मलयालम बोल रहा है तो मलयालम के आधार पर एक राज्य बना दो, मराठी बोल रहा है तो मराठी भाषी क्षेत्र एक राज्य बना दो। ऐसी डिमांडें धीरे धीरे आना स्टार्ट होने वाली थी, ऐसी डिमांडें यहां पर धीरे धीरे बनाई जाने वाली थी। तो अब ये डिमांड जो आएगी, तो अब ये कमीशन ने तो क्या कह दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे, लिंग्विस्टिक जो है उसने बोल दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पर कोई स्टेट नहीं होगा, स्टेट होगा वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर होगा, प्रशासनिक सुलभता के आधार पर आप राज्य बनाएंगे, ऐसा इसके द्वारा कह दिया गया। सरकार को लगा कि ऐसा तो नहीं कि इनने कोई गलती कर दी कमेटी में, है ना, ऐसा तो नहीं कि इनके द्वारा कुछ गलती हो गई कमेटी में, तो सरकार ने इस कमेटी इसकी रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी बना दी। उस कमेटी को कहते हैं जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी क्यों कह रहे हैं, तो जेवीपी कहने के पीछे कारण क्या है, जवाहरलाल नेहरू से निकल कर आया है जे, वल्लभ भाई पटेल से निकल कर आया है वी, और पट्टाभी सीतारमैया से निकल कर आया है पी। तो इन तीन लोगों की एक कमेटी बनी, इसको आप क्या कहते हैं, जेवीपी कमेटी कहते हैं। और ये कमेटी बनती कब है, तो ये कमेटी बनती है, अगर आप देखेंगे इस कमेटी को, तो ये कमेटी बनती है दिसंबर 1948 में। और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है, दिसंबर 1948 में। तो इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसकी रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए, जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दे दी, तो इसने अपनी रिपोर्ट दे दी अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दे दी। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो लिंग्विस्टिक आधार पर जो स्टेट बनाने की बात की जा रही है, उसको यहां पर इसने क्या कर दिया, अगर आप देखें इसको गौर से, तो यहां पर इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। मतलब इसने बोला कि जो भाषाई आधार को क्या कर दिया, भाषाई आधार को इसने खारिज कर दिया। इसने बोला कि जो एसके धर समिति ने बोला है वही बात यहां पर सही है। तब तक मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मामला क्या गड़बड़ होगा, तेलुगु भाषा की मांग को लेकर आंदोलन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तेलुगु भाषा की मांग धीरे धीरे यहां पर क्या होगी, तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, वो मांग यहां पर बढ़ेगी। अब देखो, अब तेलुगु भाषा के आधार पर अगर मांग बढ़ रही है ना, देखना, तेलुगु भाषा के आधार पर अगर मांग बढ़ रही है तो आप समझिए
अब तेलुगु भाषा के आधार पर मांग बढ़ रही है, तो आप समझिए कि कब मांग आ गई। अब भारत में जो है भाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझते हैं कि भाषा को बहुत वरीयता यहां पर दी जाती है, और हमने क्या कर दिया कि भाषा की वरीयता यहां पर खत्म कर दी। तो भाषा के आधार पर, किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर एक मांग आ गई, किसकी? आंध्र प्रदेश के गठन की मांग आ गई। ये 1953 की घटना हम सारी देख रहे हैं। अब ये मांग आ गई तो सरकार ने बोला कि यार हमारी दो कमेटियों ने तो बोला है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर ही स्टेट बनाना है, भाषा के आधार पर नहीं आना है। तो इस मांग को सरकार ने क्या कर दिया? सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज किया। जैसे ही सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज किया तो आप देखेंगे यहां पर क्या होगा। तो आप देखेंगे यहां पर सरकार जैसे नजरअंदाज करेगी तो एक कांग्रेसी नेता यहां पर बैठ जाएंगे, पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु कांग्रेस के नेता थे और इनने क्या कर दी? इनने कर दी भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल क्या चल जाती है? वो भूख हड़ताल 56 दिन तक चल जाती है। और इस 56 दिन की भूख हड़ताल में इनने क्या कहा? इनकी मांग सिर्फ एक ही थी। अगर हम बात करें, इनकी मांग सिर्फ एक ही थी कि तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्रा का गठन किया जाए, आंध्रा का गठन किया जाए। ये इनकी मांग हुआ करती थी। 56वें दिन इनकी डेथ हो जाती है। इस भूख हड़ताल में इनकी क्या हो जाती है? अगर आप देखें इस भूख हड़ताल में ये करते करते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है? इनकी जो हड़ताल हो रही थी वो हड़ताल क्या होती है? हिंसक हो जाती है। लोग क्या हो जाते हैं? लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए मर गया, वो भाषा के आधार पर तेलुगु राज्य बनाना चाहता था, तेलुगु भाषाई राज्य बनाना चाहता था, इसकी डेथ हो गई। तो आंध्रा में या आप देखें कि हैदराबाद में हिंसा होना स्टार्ट हो गई और नई नई सरकार बैठी थी कि वो अभी उसको दो कमेटियों ने बोला कि प्रशासनिक आधार पर बनाओ, तब तक यहां पर एक हिंसा हो जाती है। सरकार ने तुरंत भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग पूरी कर ली। इन्हें तुरंत क्या कह दिया? सरकार ने तुरंत क्या कह दिया? सरकार ने कह दिया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश दिया, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश दिया, आंध्र प्रदेश को बना दिया। अब ये कब कर रहे हैं? सरकार कब कह रही है? 1953 में कह रही है। तो अब देखें भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाएगा। अब सरकार को पता था कि हमने भाषा के आधार पर राज्य बना दिया है। जैसे ही हम पार्लियामेंट में जाएंगे हमारे सामने सवाल दागना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आपने भाषा के आधार पर इसको तो बना दिया है, दूसरे राज्यों के बारे में क्या करेंगे? तो सरकार को पता था, सरकार ने जाते ही बोला कि हमें पता है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, तो हम एक नया कमीशन बना रहे हैं और वो क्या होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग होगा। ये नया कमीशन हम बना रहे हैं और ये नए कमीशन की रिपोर्ट आने तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऐसा कहा गया। इस कमीशन को कहा जाता है, इस कमीशन को क्या कहते हैं? फजल अली कमीशन कहते हैं। क्यों कहते हैं फजल अली कमीशन? क्योंकि इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली साहब हुआ करते थे। फजल अली कमीशन कहने के पीछे कारण क्या है? ये अध्यक्ष भी हुआ करते थे, चेयरमैन भी हुआ करते थे, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? फजल अली आयोग कहा जाता है। अगर इसके मेंबर्स में देखें तो इसके अध्यक्ष तो हो गए फजल अली साहब, तो इसमें टोटल 3 मेंबर थे। अगर आप देखें फजल अली, तो एक तो हो गए फजल अली, दूसरा होगा के.एम. परेक्कर और तीसरे होगा H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो अध्यक्ष कौन हो गए? अध्यक्ष तो हो गए ये, और बाकी के 2 मेंबर ये थे, तो ये टोटल 3 मेंबर थे। आपसे कई बार सवाल पूछेंगे कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन है, सभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आपको बताना भी पड़ सकता है कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष या राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। या ये तीनों नाम दे देंगे और लिख देंगे राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन नहीं था वो भी बताना होगा, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। इन तीनों लोगों ने ये कमीशन बनाया गया 1953 में। ये 1953 में कमीशन बना। कमीशन ने अपनी जून 1953 में बना और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इसने रिकमेंडेशन में क्या कहा कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब अब आप 2 तरीके से राज्य बना सकते हैं, आपको भाषा को ध्यान देना पड़ेगा प्रशासन के साथ। इसने क्या बोला?
प्रशासन के साथ आपको भाषा को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन साथ ही ने यह भी क्लियर कर दिया कि एक राजा और एक भाषा और एक राज्य का जो कॉन्सेप्ट उस टाइम पर बड़ी तेजी से उभर रहा था, उसको इन्होंने मना कर दिया कि भाई ये वाली बात तो यहां पर बन नहीं पाएगी, ये वाली बात यहां पर चल नहीं पाएगी। इन्होंने ये मना कर दिया। क्या मना कर दिया? एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया। इसको क्या कर दिया? इस सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया। तो जो इस कमीशन की रिपोर्ट आई 1955 में, और इस 1955 में इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने एक संविधान संशोधन किया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में होता है। अब इस 7वें संविधान संशोधन में क्या होगा? तो इसमें आपको देखना है कि 7वें संविधान में क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाग 7 को खत्म करेंगे, भाग 7 को समाप्त किया। भाग 7 को समाप्त करने का कारण क्या था? तो आप देखेंगे कि भाग 7 में यहां पर क्या किया गया था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्यों को कुछ इस तरीके से बांटा गया था। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इनको क्या कर दिया गया? इनको समाप्त कर दिया गया। इनकी जगह राज्य बना दिए गए। इनकी जगह क्या कर दिया गया? राज्यों का गठन कर दिया गया। इनको समाप्त करके राज्य बना दिए गए। नए 14 राज्य बना दिए गए। नए 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। यूटी लिख दे रहा हूं, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी। आप चाहे तो देख लें कि कौन कौन से बने हैं, तो इनके मैंने नाम पहले से लिख के रखे हैं। ये 14 राज्य हैं और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाए गए थे। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं क्या बनाए गए थे 7वें संशोधन के द्वारा। तो आप देखिए ये 14 राज्य हो गए। पहला हो गया आंध्रा, फिर दूसरे की बात करें आसाम, फिर तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया बॉम्बे, 5वां हो गया जम्मू एंड कश्मीर, 6वां हो जाएगा केरला, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां मद्रास, 9वां मैसूर, 10वां उड़ीसा, 11 पंजाब, 12 राजस्थान और 13 उत्तर प्रदेश और 14 पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य आप देख सकते हैं जिन्हें बनाया गया था, जो पार्ट ए बी सी डी इनको खत्म करके, और 9 राज्य जो अंग्रेजों से मिले थे उन सबको मिला के 14 राज्य बने। 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो कौन कौन सा? पहला अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा लक्षद्वीप, 5वां त्रिपुरा और 6वां मणिपुर। ये क्या है? ये आपके यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है। और ये सारे क्या है? ये सारे आपके स्टेट हैं, इनको यहां पर बनाया गया। अब हम बात करेंगे कि जो हमने एक आर्टिकल देखा हुआ था, अगर आप देखें यहां पर कि हम किसकी बात करें, कि अगर आप देखें मैंने कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए थे स्टार्टिंग में। अगर हम बात करें, हमने कुछ आर्टिकल देखे थे। अगर मैं इनकी बात करूं, ये आर्टिकल्स हमने देखे थे और हम इस पर देख रहे थे कि हमने नाम वाली बात कर ली थी। दूसरा था एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और तीसरा था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एडमिशन का मतलब क्या है? एडमिशन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, है ना, एडमिशन का मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए कि पहले से कोई चीज बनी हुई है, कि पहले से कोई चीज बनी हुई है, ये पहले से कोई चीज बनी है। अब एडमिशन का मतलब हिंदी में देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको? तो यहां देखेंगे आप, इसमें प्रवेश और स्थापना की बात कर रहे हैं। मतलब या तो कोई आ जाए, है ना, किसी को हम राज्य का दर्जा दें। तो एडमिशन का मतलब क्या हो गया कि छोटा सा जो राज्य है इसको क्या कर दिया गया है? इसका यहां पर एडमिशन करवा दिया गया है, इंटर। मतलब ये क्या हो रहा है? ये उठकर ये क्या कह रहा है? मान लीजिए कि ये क्या कह रहा है कि ये बोले हम पास में लगे हैं, कल से हमको भी क्या करो, आप एक भारत का हिस्सा मानना स्टार्ट करो। ये क्या कह रहा है कि हमको भी भारत का हिस्सा मानना स्टार्ट करो। मतलब कोई बाहर वाला एरिया, है ना, कोई बाहर वाला एरिया यूनियन ऑफ स्टेट में आना चाहता है, यूनियन ऑफ स्टेट में आना चाहता है, तो उसका क्या है? स्वागत है, वो आ सकता है, उसको हम मिला सकते हैं अपने में। तो वो क्या कहला जाएगा? उसको कहेंगे हम एडमिशन, उसका प्रवेश हो गया हमारे संघ में। अब स्थापना की बात कर रहे हैं। कई सारे इलाके भारतीय संघ में ऐसे होंगे जिनको हम स्टेट नहीं कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों को किस में कन्वर्ट कर देना? इनको राज्यों में बदल देना। तो ये क्या कहलाएगा? ये स्थापना हो गई नए राज्य की।
कोई हमने अलग से नहीं बनाया, पहले से हमारे पास जमीन थी, उसको हमने कुछ और नाम दिया था, अब हमने उसको क्या कह दिया, यूनियन टेरिटरी कह दिया। तो क्या हो जाएगा, ये राज्य का गठन हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये दो बातें आ गई, प्रवेश वाली बात कर ली और स्थापना वाली बात कर ली कि प्रवेश, कोई जैसे सिक्किम का प्रवेश हुआ भारत में, है ना, जैसे हमने गोवा का प्रवेश कर, जैसे सिक्किम का प्रवेश बहुत अच्छे से आपको पता है जनमत के द्वारा भारत में आया, ये प्रवेश हुआ। नया राज्य कैसे बना, तो आप देखें मणिपुर और त्रिपुरा, अगर आपने पुरानी यहां पर हम बात करें, यहां पर अगर आपने देखा होगा जो हम बात कर रहे थे यहां पर, है ना, ये जो अपन ने यहां पर बात करी थी कि कितने स्टेट बने हैं, तो आप देखेंगे यहां पर, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखें हिमाचल प्रदेश यूटी से क्या बना, राज्य बना, तो क्या हुई, स्थापना हुई नए राज्य की। त्रिपुरा क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना। मणिपुर क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना। तो ये क्या हो गए, ये ऐसे अगर आप देख पा रहे हैं तो आप पाएंगे कि क्या हो रहे हैं, इनको आप कह सकते हैं कि क्या हो रहे हैं, आपके नए राज्यों का यहाँ पर प्रवेश आपको देखने को मिल रहा है, नए राज्यों का प्रवेश आपका यहाँ पर हो रहा है। ये बात क्लियर। अब हमें बात करनी है आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब कोई नए राज्यों का गठन आप कैसे करेंगे, पुराने राज्यों के क्षेत्रफलों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कैसे करेंगे, इनके बारे में बात करें। तो मैं पेज ऐड कर लेता हूं, उसके बाद अपन इनकी प्रक्रिया देखते हैं, समझते हैं कैसे हम इस पर बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, है ना, हम यहां पर बात करते हैं कि कैसे हम यहां पर जो स्टेट बनेगा, नए राज्य का गठन होगा, वो कैसे हम करेंगे। तो इस न्यू स्टेट जब भी आपको बनाना है, न्यू स्टेट जब भी आपको बनाना है, न्यू स्टेट कैसे बनेगा, तो न्यू स्टेट बनने के तरीके क्या होंगे। तो न्यू स्टेट कब बन पाएगा, तो इसकी स्टार्टिंग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही होगी। इसके लिए जरूरी क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब राष्ट्रपति से आपने पूर्व अनुमति ले ली है कि हमें कोई नया राज्य बनाना है, तो अब आपके पास दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके क्या हैं, एक पूर्व अनुमति के बाद राष्ट्रपति उस अनुमति को या उस विधेयक को, है ना, अनुमति के बाद आप क्या लाए हैं, आप उस विधेयक को लाए हैं। अभी जब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे तो आपको ये विधेयक वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। कैसा विधेयक को हम कहते हैं, बिल। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम बिल। तो उस बिल को आप लाए हैं, तो उस बिल को आप क्या कर सकते हैं, पहले आप राज्य के उस राज्य को भेज सकते हैं, उस राज्य को भेज सकते हैं, कौन सा राज्य, जो संबंधित है, और राज्य को भेज सकते हैं, और इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, संसद में वो मामला आ सकता है। चलिए अब देखते हैं क्या है। उस राज्य को आप भेज सकते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि विधेयक जो है वो उस राज्य को भेजा गया, मतलब जिस राज्य का नाम बदलना था, या जिस राज्य की सीमा बदलनी थी, या जिस राज्य का क्षेत्रफल बदलना था, है ना, या जिस राज्य को हमें मतलब सीमा बदलेंगे या उसका क्षेत्रफल बदलेंगे कि उसको कम करके कोई, या जिस राज्य का हमें विभाजन करना था, विभाजन कर देना था, तो अगर ये सब कुछ करना है तो हमने उस राज्य को भेजा। और उसको क्या बोलेंगे कि आपको हमने पूछा है कि आप क्या, आपके राज्य को मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 2 हिस्से बना दूं या इसका कुछ एरिया कम कर दूं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना जवाब आप एक निश्चित समय में दें। आप क्या करें, अपनी सहमति एक निश्चित समय में दें। क्या करें, सहमति एक निश्चित समय में दें, सहमति एक निश्चित समय में दें, ये आपसे कहा गया। अब सहमति निश्चित समय में आ जाए, तो अगर सहमति निश्चित समय में आ गई है ना, सहमति निश्चित समय में आ गई है, तो इस सहमति के बाद ये मामला कहां जाएगा, इस सहमति के बाद मामला पहुंचेगा, सहमति के बाद मामला पहुंचेगा कहां पर, संसद में। अब संसद में ये क्या होगा, संसद के 2 सदन हैं, संसद के कौन कौन से 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों से उसको पारित होना पड़ेगा, और ये दोनों सदनों से पारित कैसे होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, और साधारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साधारण बहुमत से आप पारित कर देंगे, और साधारण प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं तो क्या होगा, फिर इसके बाद हम क्या कह देंगे, इन सब के बाद कह दिया जाएगा कि नए राज्य का गठन हो गया है। क्या कह देंगे, नए राज्य का गठन हो गया है। अब अगर ये सहमति आई है, हो सकता है कि राज्य क्या हो जाए, असहमत हो जाए। राज्य क्या हो सकता है, असहमत हो जाए। राज्य अगर असहमत भी है तब भी क्या है, राष्ट्रपति चाहे तो इस चीज को सीधे ट्रांसफर कर सकता है, और संसद क्या कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। आपसे सवाल पूछेंगे कि संसद
नया राज्य बनाने की अल्टीमेट पावर किसके पास है? तो सवाल जवाब सही क्या होगा? जवाब होगा इसका सही संसद के पास है। अंतिम शक्ति संसद के पास है। संसद चाहे तो राज्य बना दे और चाहे तो राज्य ना बनाए। तो अब ये जो हमने बात करी है, ये कैसी करी है? ये हमने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बात करी है। ये नए राज्यों का जो प्रवेश की हम बात कर रहे थे, ये किस पर बात करी थी? ये आपने समझा था, ये अनुच्छेद 2 के अंदर। और ये किसके अंदर बात हो गई? ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बात हो जाती है। किसके अंदर? आर्टिकल 3 के अंदर हमने यहां पर बात कर ली कि ये नए राज्य बनाए गए, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया है ना, उनके दर्जे में परिवर्तन किया गया। ये अनुच्छेद 3 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 4 अगर आप देखेंगे तो 4 क्या कह रहा है? तो 4 आपको कहता है कि संशोधन के जो नियम हैं उनके बारे में, विधियां जो बनाई गई हैं उनके बारे में बात करता है। इतना जरूरी हमारे लिए होता नहीं है। तो हमने ये बात देख ली यहां पर कि राज्य नया ऐसा बन जाता है। अब जो राज्य बने हैं, राज्यों का क्रम क्या रहा है 7वें संशोधन के बाद, है ना? 7वां संविधान संशोधन हो गया, 7वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद क्रम क्या रहा है राज्य बनने का, राज्यों के बनने का? क्रम क्या रहा है? और दूसरी एक बात हम ये देखेंगे यहां पर कि अनुच्छेद 3 में क्या, जब सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या सीमाएं हम दूसरे देश को दे सकते हैं? भारत में राज्य का प्रवेश हो रहा है तो क्या भारत से भी राज्य को दूसरे देश को दिया जा सकता है? इन सब पर भी हमें चर्चा करनी है। और इन सब पर चर्चा हम कब करेंगे? हम इन सब पर चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, जहां पर हम क्या बात करने वाले हैं? तो जहां पर हम बात करेंगे कि राज्यों का क्रम क्या होगा। क्या बात करेंगे? राज्यों का क्रम हमें देखना है कि पहले क्या राज्य बने और कब से ये क्रम देखेंगे। तो ये क्रम देखेंगे आप 1956 से क्रम देखना स्टार्ट करेंगे और कब तक देखेंगे? 2023 तक आपको क्रम देखना है। हालांकि 23 में कोई बदलाव नहीं हुआ है ना? तो ये क्रम देखेंगे। और इस बीच में कई सारे संशोधन भी हुए हैं, कई सारे संशोधन भी हुए हैं। जैसे आप बांग्लादेश के साथ जमीन समझौते की बात भी कर सकते हैं, है ना? बांग्लादेश के साथ हमारा जमीन समझौता आप यहां पर देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना देना, कैसे? 2 में, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में इसको विभाजित कर देना। ये सारे मुद्दों पर जो बात होगी वो किस पर होगी? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सारी चर्चाएं यहां पर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें यहां पर देखेंगे। ये बात क्लियर? अब यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? अब जो हम शुरू से हमने जो चर्चाएं करी हैं, एक बार जल्दी से अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चर्चाएं यहां पर कर ली हैं, उनके बारे में बातें क्लियर हैं कि नहीं। पार्ट 1 की बात कर रहे थे, जिसका नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और क्षेत्र। यहां पर हमने संघ और क्षेत्र जो कि किसी एक देश का होगा, है ना, तो इस पर बात करी। वो देश क्या है? वो देश है इंडिया। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो इस संघ का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है। और यहाँ की राज्य पद्धति कैसी है? तो राज्य पद्धति आप क्या कहेंगे? संघीय राज्य पद्धति है। कैसी है? संघीय राज्य पद्धति आपको देखने को मिलती है। भारत को क्या कहा गया है? विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा गया है। ये बात हमने देखी है। ये डिफरेंट नेम ऑफ दी कंट्री हमने देखे हुए थे कि भारत को अलग अलग नाम यहां पर दिए गए थे। फिर हमने आर्टिकल्स पर बात करी थी, तो संघ का नाम हमने देख लिया था, राज्य क्षेत्र हमने जान लिए। और राज्य जो बड़े हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, एक एक करके उनको देखेंगे। तो राज्य जो है वो आप देख पाए, वर्तमान स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति आपके सामने ये रही, ये वर्तमान स्थिति है। आर्टिकल 2 जो नए राज्यों के प्रवेश की बात कर रहे हैं, तो ये प्रवेश हो गया नए राज्य का। भारत संघ में अगर कोई राज्य मिल जाता है तो वो प्रवेश कहलाएगा। नए राज्यों की स्थापना, भारत नहीं, कोई ऐसा एरिया जिसको यूनियन टेरिटरी या कुछ ऐसे ही क्षेत्र बोला गया है, उसको राज्य का दर्जा देना, वो क्या कहलाएगा? स्थापना कहलाएगी। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो बात की गई है कि नए राज्यों की कैसे आप बनाएंगे, नए राज्यों का गठन कैसे करेंगे, तो ये प्रोसीजर है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर विधेयक पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य को भेज सकता है, उसकी सहमति और असहमति हो सकती है। ये सब कुछ आपको एक निश्चित समय के भीतर ही करना होगा। सहमति होने पर संसद में भेजा जाएगा, असहमति होने पर भी राष्ट्रपति चाहे तो संसद में भेज सकता है। संसद अपनी साधारण प्रक्रिया के द्वारा इसको पारित कर देता है तो वो राज्य बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ये है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस राज्य को ये जो गठन होना है, इसको संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन ये नहीं कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखेंगे। फिर ये तो क्रम हम देखेंगे क्या क्या क्रम है। फिर अनुच्छेद 4 तो वो विधियों के बारे में बात करता है कि क्या विधियां हैं, जो हमने देख ली। हमने एकीकरण देखा कि भारत में 552 प्रिंसली स्टेट मिलाए हैं, 9 अंग्रेजों से राज्य मिले थे वो मिलाए हैं।
जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद की कहानी भी हमने यहां पर देखी कि हम जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को कैसे मिलाएं। भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो था उसमें अंग्रेजों के 9 राज्य थे, हमको मिल गए। कुछ देसी राज्य मिलाए। 549 को मिलाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, 3 को मिलाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। ये एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो 2 लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन। इसी कारण से इनने एकीकरण किया भारत का। इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क वो व्यक्ति हैं जिनने जर्मनी का एकीकरण किया था। जूनागढ़ का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जूनागढ़ जो है वो जनमत के द्वारा मिलाया गया, जनमत के द्वारा भारत में मिलाया गया एकमात्र राज्य हो जाता है। कहानी में आपको बता चुका हूं। हैदराबाद जो है वो पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया और इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कहानी आप इसकी जान चुके हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की कहानी भी जान चुके हैं, लेकिन इसको कैसे मिलाया गया है तो इसके लिए आप याद रखेंगे, इसे ऑपरेशन, इसको विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया है। विलय पत्र के द्वारा ये भारत में मिल जाता है। फिर राज्यों का वर्गीकरण हमने देखा था, ये पुराने राज्य कैसे बटे हुए थे 4। अब राज्यों को कैसे बनाना है, संशोधन ये तो बना लिया, फिर राज्यों को कैसे बनाना है इसके लिए एक समिति बनी। सबसे पहले एस.के. धर बनती है, इसने लिंग्विस्टिक की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बोला था। उसको रिव्यू करने के लिए जेपीबी बनी, इसने भी प्रशासनिक आधार बोला। फिर भाषा के आधार पर एक हड़ताल हो गई, भूख हड़ताल हो गई। पोटी श्री रामुल्लू साहब अनशन पर चले जाते हैं, 56 दिन की भूख हड़ताल, मृत्यु हो जाना, हिंसा हो जाना, और हिंसा के बाद सरकार क्या करेगी? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश 1953 में बना। फिर एक और कमीशन बनेगा, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहेंगे। इसे फजल अली कमीशन भी कहेंगे क्योंकि फजल अली साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन भी हैं। के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 और मेंबर हैं। 53 में कमीशन बना, 55 में इसने रिपोर्ट दी और इसने बोला कि प्रशासन के साथ भाषा को भी आप देखो। और इसकी रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कर दिया? अपना संशोधन कर दिया, 7वां संविधान संशोधन। तो भारत की स्थिति हो जाती है, मतलब जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी थे उनको खत्म कर दिया। भारत की स्थिति हो गई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति भारत की हो जाती है। और ये पार्ट वाले जो सिस्टम है उनको खत्म कर दिया। वो 14 राज्य कौन से थे? ये 14 राज्य थे और ये केंद्र शासित प्रदेश थे जो उस टाइम पर बने हुए थे। तो ये बातें हमने यहां पर करी हुई थी। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे? इनका क्रम क्या है, राज्यों का गठन कैसे हुआ है, इनके क्रम के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं जिनको आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स और ई बुक्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक के थ्रू आप आगे जा सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के कॉम्पिटिटिव चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।